हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को सीटेट की क्लासेस पसंद आ रही होंगी। हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों के काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं, जिससे पता लगता है कि यस, आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, हम हर क्लास में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं और अभी की इस क्लास में हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम हिंदी पेडागोजी के टोटल 11 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। उसी सीरीज़ में आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और साथ में हमारी सीडीपी की क्लासेस भी चल रही हैं और साथ ही साथ मैंने आपको गद्यांश पद्यांश सॉल्व करना भी बताया है। जितनी भी क्लासेस हमारी चल रही हैं सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी फ्रेंड्स। वहाँ जाकर आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने वाले हैं। हम सारे प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं फ्रेंड्स, आपके ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी, ठीक है। और सबसे पहले तो जो रिसेंटली हुए हैं, कोशिश ये है कि वो वाले मैं आपको सारे करवा दूं। क्योंकि देखिए, आप अगर 2015, 18 ये वाले सॉल्व करने के लिए बैठेंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको वो लगाने चाहिए जो रिसेंटली आपसे पूछे हुए हैं, ठीक है। तो हम रिसेंटली वाले ही स्टार्ट किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है, ठीक है। युक्ति है आपका ओके, ये जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो इसमें कौन सी युक्ति यूज़ हुई है ये बताना है। पहला है परभाषा व्यवहार, जिसे हम ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। दूसरा है याद करना। तीसरा है पुनरावृत्ति करना, जिसे हम दोहराना कहते हैं, रिपीटेशन। एंड चौथा है स्वनिरीक्षण। तो देखिए, यहाँ पर बात क्या हो रही है कि मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा स्वनिरीक्षण। वो खुद का निरीक्षण कर रही हैं, ना ही यहाँ पर याद करने की बात हो रही है कि वो याद कर रही है या दोहरा रही है, ठीक है। याद करना और ट्रांसलैंग्वेजिंग तो होता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना चीज़ों को, ठीक है, ट्रांसलेट करना। तो वो यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा स्वनिरीक्षण। क्योंकि यहाँ पर वो खुद का निरीक्षण कर रही है कि मैं किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करती हूँ और इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती हूँ कि ये सही हो। तो ये क्या है? हमारा स्वनिरीक्षण है, ठीक है। इसको सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 पे है। कक्षा सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। कविता है कि यह मेरी नाक है, ये मेरे कान। यह कविता गाते समय वे शरीर के किस अंग का नाम लेते हैं? उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है? यानी कि कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है टीचर, आपसे ये पूछा है। पहला है विभिन्न दर्शन ग्राही, जी नहीं, यहाँ पर दर्शन की बात नहीं है। श्रव्य भाषिक, यानी कि बोलना भाषा को, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ बोलना नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो उस अंग का नाम लेती हैं और अंग को स्पर्श भी कर रही हैं, ठीक है। यानी कि वो टच कर रही हैं उस ऑर्गन को, बॉडी के, जिसकी जो कविता में मेंशन है। कविता में क्या मेंशन है? यह मेरी नाक है और यह मेरे कान हैं। तो टीचर क्या कर रही है? उनको टच करके बता रही हैं, स्पर्श करके बता रही हैं। थर्ड है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बोला है श्रव्य भाषिक, सुन करके बोलना इस तरीके से। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण मतलब होता है जब स्टूडेंट को भी बोलने का मौका दिया जाए, जब कम्युनिकेट हो रहा हो टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और यहाँ पर ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है कि कम्युनिकेशन हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। क्योंकि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में ना आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन आ जाते हैं। और टीचर जो ये कविता सुना रही हैं, यह मेरी नाक है, यह मेरे कान हैं, और यहाँ पर क्या कर रही है? अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को टच कर रही हैं। दैट मीन्स ये क्या है? ये एक भौतिक प्रतिक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहा है, ठीक है। उसने जो पहले एक चैप्टर पढ़ा हुआ है उससे 5 शब्द लेकर के क्या कर रहा है? 5 प्रश्नों के उत्तर जो है समूह में देने का काम कर रहा है। वे अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सचेंज आप इसको कह सकते हैं। और सवालों के उत्तर देने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो
तो ये तो सिंपल है, ये आप सभी को आ जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सहपाठी आकलन हो रहा है। सहपाठी आकलन मतलब क्लासरूम में ही बच्चे जब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, तो जब एक दूसरे के साथ शेयर होती हैं चीज़ें, वो सहपाठी होता है, ठीक है, अपनी ही क्लास के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। तो ये सहपाठी आकलन का एग्जाम्पल हो गया। बाकी स्व आकलन क्या होता है, स्व आकलन वो होता है जब बच्चा खुद का आकलन खुद ही कर रहा होता है। अगर यहाँ पर ये नहीं लिखा होता कि दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करता है, तो ये स्व आकलन हो जाता जब वो क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर रहा होता, ठीक है। पृष्ठपोषण, फीडबैक, ये तो अलग चीज़ है। जब बच्चे किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो टीचर द्वारा उनको फीडबैक दिया जाता है कि यस आपने सही बताया, या फिर आप थोड़ी और मेहनत कीजिए, आपको समझ में अभी अच्छे से नहीं आ रहा है। इस तरीके से टीचर क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। और पठन आकलन, जब आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो उसका जब असेसमेंट किया जाता है टीचर के द्वारा कि जो आप पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ का जब टीचर के द्वारा आकलन किया जाता है बच्चे का, तो उसे हम कहते हैं पठन आकलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सहपाठी आकलन, क्योंकि समूह में एक दूसरे के साथ वो एक्सचेंज करके कर रहे हैं काम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ, यानी कि रोल प्ले करती हूँ, और समूची कक्षा उस शब्द के बारे में अनुमान लगाती है, और बाकी की क्लास क्या कर रही है, उस शब्द के बारे में अनुमान लगा रही है। तो शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान करनी है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। दूसरा है, जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। तीसरा है, जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छे से याद रहती है। और चौथा है, जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो पूरा स्टोरी ऊपर लिखी है उसमें यही लिखा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा फ्रेंड्स। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो अभिनय की भी तो बात कर रही है, वो उस चीज़ का क्या कर रही है, अभिनय कर रही है, रोल प्ले कर रही है। और रोल प्ले किस चीज़ से करेगी, अपनी बॉडी से करेगी, बॉडी मूवमेंट होगा उसमें उसने बोलना पड़ेगा, कुछ एक्टिंग भी करनी पड़ेगी, कुछ हाथों से इशारे करने होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोल प्ले करने में, आप जानते ही हैं। तो ये सब किस चीज़ में हो रहा है, ये आपका तब होगा जब गतिबोधक तरीके, इसी को कहते हैं गतिबोधक तरीके, जब आप अपनी बॉडी से कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे आप रोल प्ले कर रहे हैं, अभिनय कर रही है वो, तो बॉडी मूवमेंट भी तो हो रहा होगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा कि जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ, यानी कि जब अभिनय करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 94 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 95 में ये रहा। देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका अभिकथन और तर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभिकथन है यहाँ पर, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। तर्क है, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। अब बताइए क्या ये सही है। तो देखिए, ऑप्शन, ये जो अभिकथन है ये तो सही है। इसमें कह रहा है कि विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे जो होते हैं अपनी आयु के अनुसार भाषा को बोलना जानते हैं। बिल्कुल, जैसे आप जानते ही हैं, जब बच्चा घर में होता है ना, स्कूल जाने से पहले वो बोलना तो घर में ही सीख लेता है, क्योंकि घर में वो जिन मेंबर्स के साथ रहता है, अपने मम्मी पापा या फिर भाई बहन जो भी मेंबर्स हैं फैमिली में, वो आपस में जिस लैंग्वेज में बातचीत करते हैं बच्चा उसको सुनता है, और सुन करके धीरे धीरे वो भी बोलना स्टार्ट कर देता है। तो बच्चे की जो आयु होती है उसके अकॉर्डिंग वो भाषा को पहले ही थोड़ा बहुत घर से सीख करके आ जाता है, ठीक है। और ये सही बात है, ये अभिकथन में यही है। तर्क कह रहा है कि भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं होता है। देखिए, बोलता तो हर बच्चा है, भाषा तो हर बच्चा बोलना सीख ही जाता है घर में, लेकिन जो सीखी हुई भाषा है वो बच्चों की अलग अलग हो सकती है। अब देखिए, एक बच्चा है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जन्मा हुआ है, वो बच्चा तो हिंदी बोलना ही सीखेगा ना, क्योंकि उसकी फैमिली में हिंदी लैंग्वेज में बात हो रही है। लेकिन एक बच्चा जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट में जिसका जन्म हुआ है, उसके घर में इंग्लिश में ही बातचीत होती है, तो वो बच्चा इंग्लिश ही बोलना सीख पाएगा घर में, हिंदी नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं
कि इसके कारण ये जो भाषिक और सांस्कृतिक विविधता होती है, इसके कारण बच्चे अपनी योग्यता का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ये गलत है, प्रदर्शन कर पाते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो अलग अलग तरीके की भाषा जानते हों। ठीक है, तो ये तर्क हमारा यहाँ पर गलत हो गया। अब हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें अभिकथन सही दिया हो और तर्क को गलत कहा हो। पहला ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है, जी नहीं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, नहीं। ए और आर दोनों सही हैं, नहीं। ए सही है परंतु आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, ये रहा। तो देखिए, कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरीके से और 1-2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरीके से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरीके से करना है। तो भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये चीज़ें आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अलग अलग रोल होते हैं, आप जानते ही हैं। आप अगर अपने से बड़े से किसी से बात करोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा अलग तरीके से बात करनी होगी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे करके। ठीक है, आप अपनी एज के अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अलग तरीके से बात करते हैं। आप अगर किसी छोटे बच्चे से बात करते हैं तो छोटे बच्चे से बात करने का तरीका हमारा छोटे बच्चों का जैसा ही हो जाता है, हम उन्हीं की लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं। और ये गुण हर किसी व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, तभी जाकर आप समाज में कहीं भी एडजस्ट हो पाएंगे। अगर आपके अंदर ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी फ्रेंड्स, तो आप सोसाइटी में कभी अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे खुद को। ठीक है, पहले तो ये अच्छी बात है। मंजीत जो कक्षा 5 का विद्यार्थी है, देखिए उसके अंदर इतने सारे गुण ऑलरेडी हैं। तो ये आपसे पूछा है कि ये जो गुण है भाषा का, इसको आप किस रूप में जानेंगे। पहला है वाकगत, दूसरा है प्रकृतिवादी, तीसरा है अर्थगत, चौथा है उपयोगितावादी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका उपयोगितावादी। ठीक है, वो जानता है कि कौन सी भाषा को कहाँ पर किस तरीके से किसके साथ कैसे उपयोग करना है, कैसे यूज़ करना है, तो इसी को हम बोलते हैं उपयोगितावाद। बाकी अगर अदर ऑप्शन को देखेंगे, अर्थगत, यहाँ पर जब अर्थ की बात होगी कि उसकी मीनिंग बता रहा है। प्रकृतिवाद को तो आप जानते ही हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि बच्चों को आप प्रकृति में छोड़ दो, नेचर में छोड़ दो, वो खुद ही चीज़ों को सीख लेगा, बच्चों को स्कूल जाने की ज़रूरत है ही नहीं, ऐसा कहते हैं प्रकृतिवादी। ठीक है, और वाकगत मतलब होता है बातचीत करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उपयोगितावाद यूज़ हो रहा है, यानी कि कहाँ पर कितना किससे किस तरीके से बातचीत करनी है, ये मंजीत को समझ में आ रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो न तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने हैं और न ही अपने भाई बहनों से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है, क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा को सीखते हैं। तो उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित यानी कि किससे मेल खाता होगा। पहला है बहुभाषावाद से मेल खाता होगा। बताइए क्या ये बहुभाषा है। बहुभाषा मतलब होता है अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करना। ठीक है, यानी जैसे कि एक स्कूल है, वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे आते हैं, उसको हम कहते हैं बहुभाषावाद, मल्टीलिंग्वलिज्म। तो ये तो आंसर नहीं होगा। फिर है सहजवाद यानी कि प्राकृतवाद, यानी कि प्रकृति से सीखी है, जी नहीं, क्योंकि अभी ऊपर देखा ना कि प्रकृति से उसने नहीं सीखी है, उसके आसपास के जो लोग हैं वो जहाँ स्कूल जाती है अपने दोस्तों के साथ, ऐसी लैंग्वेज कहीं भी नहीं बोली जाती है, बट फिर भी वो बोल रही है। थर्ड है व्यवहारवाद, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारवाद मतलब क्या होता है, आप अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप हैं, तो ये व्यवहारवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। रचनावाद इसका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर कुछ नया क्रिएट करने की बात होती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के एकेडमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है। पहला है उद्गामी साक्षरता, दूसरा है इमर्जेंट समाधान, यहाँ पर समाधान नहीं हो रहा है, ठीक है, पाठ्यचर्या या गुणधर्म नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा, उद्गामी साक्षरता। ठीक है, वो चीज़ वो पहले ही सीख चुका है, इसलिए वो क्या है, पहले ही सीख चुका है, साक्षर है, और वो चीज़ उसको बाद में एकेडमिक कौशलों की बुनियाद, वो उसकी एक बुनियाद बनेगी बाद में जा कर के। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक दादी या नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों और नए विचारों से परिचित भी करवाती हैं और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। तो इस तकनीक को आप किस रूप में जानेंगे? पहला है सस्वर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन या फिर संभाषित पठन। तो देखिए सस्वर पठन तो ये नहीं होगा। सस्वर पठन मतलब होता है जब टीचर कुछ पढ़ रहे होते हैं उसी को हम भी दोहरा रहे होते हैं, वो सस्वर पठन होता है। ना यहाँ पर मॉडल की बात हो रही है, ना कुछ साझा करने की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है संभाषित पठन की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वो जो दादी या नानी है वो क्या कर रही हैं, खुद से कहानियों को पढ़ करके सुना रही हैं और बच्चों को भी पुस्तकों से परिचित करवा रही हैं। तो वो क्या कर रही हैं, संभाषित पठन कर रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों में मिलाया जाता है, इस उपागम को आप क्या कहेंगे? पहला है संरचनात्मक उपागम, दूसरा है शीर्ष अधोमुख, तीसरा है अधोमुखी उपागम, चौथा है समग्र भाषा उपागम। तो देखिए ये क्या है आपका, ये है आपका अधोमुखी उपागम, यानी कि बॉटम अप अप्रोच यहाँ पर यूज़ हो रही है। बॉटम अप क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। क्योंकि देखिए यहाँ पर वो कह रही है सबसे पहले आप स्वनिम सीखो, जब आप स्वनिम सीख जाएंगे उसके बाद आप पढ़ना सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाना है, वो सेंटेंस हम तब बना पाएंगे जब हमें इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनकी नॉलेज होगी। जब हमें ABCD आती होगी तो ABCD के बाद जाकर के धीरे धीरे हम कहीं सेंटेंस बनाना सीखते होंगे, है ना। यही चीज़ ऐसे ही हम भी पढ़ते हैं, सभी बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। तो ये बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना, छोटे से बड़े की तरफ जाना। जैसे पहले आपने ABCD सीखी, फिर कुछ वर्ड बनाने सीखे, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। उसके बाद धीरे धीरे और नेक्स्ट क्लास में आप जाते गए तो नेक्स्ट क्लास में जाकर के आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया। तो इस तरीके से ये क्या है, आपका बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन और तर्क है, ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, नहीं, सही बात नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है मंद पड़ जाती है, नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है। देखिए ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से मतलब जो वर्तनी आप सुन रहे हैं उसको सुनने के बाद जब आप लिखना सीखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। जैसे टीचर ने बोला और आप लिख रहे हैं, इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी अच्छी बनेगी और आपको लिखना भी आएगा फटाफट से कैसे लिखा जाता है। तो इससे योग्यता मंद नहीं पड़ती है, बल्कि फास्ट प्रोसेस होती है। इसलिए ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, हाँ, इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारा गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि ये मंद पड़ जाती है बोल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तर्क है इसका, जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की योग्यता, उनकी योग्यता को मंद नहीं करती है, कह रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, एक चीज़ होती है जो हम पारंपरिक तरीके से चली आ रही है बहुत पुराने ज़माने से, वो वाली वर्तनी, बच्चे उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद से उन्होंने किसी चीज़ का आविष्कार किया है और उस वर्तनी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या होगा, तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद बिल्कुल भी नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने जो आविष्कृत करी है उस वर्तनी को सीखेंगे, उसके बाद वो पारंपरिक वर्तनी को भी सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कि अभिकथन गलत है परंतु हमारा तर्क यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो कि हमको ऑप्शन 1 में दिख रहा है। ए गलत है परंतु आर सही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 हो गया। अब हम चलेंगे 102 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 102। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? पहला है जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। दूसरा है बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। तीसरा है कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों।
और चौथा है काउंसलर के साथ विशेष वाक थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किया जाए। अब आपको लग रहा होगा कि सारे ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना होता है अपने सही आंसर के लिए। मैंने आपको हमेशा बताया है, जिस भी ऑप्शन में आपको दिखता है कि बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बच्चे गतिविधियां कर रहे हैं और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, अंतःक्रिया हो रही है, तो ये चीज़ें सबसे बेटर मानी जाती हैं। क्योंकि जब बच्चे खुद से क्रियाएं करते हैं तो वो जो करते हैं ना, वो चीज़ उन्हें याद भी रहती है, उन्हें समझ में भी आती है, क्योंकि वो हमने खुद करी होती है। आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, जब आप कभी लैब वगैरह में गए होंगे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको अभी भी याद हो सकता है कि हाँ, उस टाइम पे मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो अगर बच्चे खुद से एक्टिविटीज़ करके कोई काम करते हैं तो ये बेटर होता है सीखने के लिए। ठीक है, बाकी अगर आप जानना चाहते हैं, ये जो पेडागोजी में आपके ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन को सिर्फ देख करके आप अपने आंसर तक कैसे पहुँचें, इसके लिए आपको टैग वर्ड्स जानने होंगे फ्रेंड्स। टैग वर्ड्स मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के करवा दिए हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा सीटेट ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड्स के नाम से। वहाँ पर आप सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स को एक एक करके देख सकते हैं, जहाँ से आपको पेडागोजी सॉल्व करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएँ ज़्यादा से ज़्यादा हों। जब मौखिक अंतःक्रियाएँ ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तब बच्चे भाषा का उच्चारण यानी कि भाषा को बोलना, प्रोनाउंशिएट करना इजीली सीख पाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा थर्ड की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका होगा? पहला है यहाँ पर, अध्यापिका शामपट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए कहे। जी नहीं, याद करने के लिए आप कहेंगे तो बच्चे रट करके ले आएंगे, फिर वो भूल भी जाएंगे जब आपको रटने के बाद सुना देंगे तो। ठीक है, ये सही नहीं होता है। अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताएं और बच्चों की भाषा में उन शब्दों में के अर्थ बताएं। विलोम शब्द आपको नहीं बताने, क्योंकि आप नई शब्दावली से परिचित कराना चाहते हैं। तो आपको क्या करना होगा, देखिए, अध्यापिका बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बताकर थोड़ी कुछ होगा। फोर्थ ऑप्शन है, अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करे। ये बिल्कुल सही है। जहाँ पर जो स्टेज आ रही है, जो कंडीशन आ रही है, वहाँ पर अध्यापिका को क्या करना है, उस शब्द का अर्थ समझना है। ठीक है, और बच्चों को भी समझाना है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा सीखना किससे संबंधित है? कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए, भाषा सीखना किस चीज़ से संबंधित है? कौशल से, अर्जन से, प्रक्रिया से, उत्पाद से। मैंने आपको हमेशा बताया, ये जो उत्पाद होता है ना, प्रोडक्ट होता है, ये कभी भी सीखने के अंदर नहीं आता है। सीखने के बाद अगर आपकी जॉब लग गई या आप कुछ बन गए तो वो होता है उत्पाद, प्रोडक्ट वो होता है हमारा। लेकिन जब हम सीख रहे होते हैं किसी भी चीज़ को, वो हमारी प्रोसेस होती है। ठीक है, वो हमारी प्रक्रिया होती है जब हम किसी भी चीज़ को सीख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। अब भाषा की बात हो रही है तो भाषा सीखना क्या होगा? आपका कौशल होगा। क्योंकि अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं ना, तो आपको भाषा के कौशल सीखने पड़ेंगे। अब ये भाषा के कौशल होते क्या हैं? मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है, ट्रिक भी याद करवाई है। भाषाई कौशल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये होते हैं भाषा के कौशल। और अगर आप भाषा को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भाषा के कौशल सीखने होंगे। अब आप याद कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, सु, बो, प, ली। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषा के 4 कौशल हैं। इन्हें एज इट इज़ याद रखना है। ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है और ये चारों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? बाइंड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, बल्कि एक ही में मिक्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एकीकृत रूप से सिखाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये एज इट इज़ क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, और अर्जन क्या होता है? अर्जन होता है जब जन्म के बाद हम कभी स्कूल नहीं गए होते हैं, लेकिन घर पर ही हम बोलना सीख जाते हैं, अपने बड़ों को सुन करके, उनका अनुकरण करके, उनका इमिटेशन करके। तो वो होता है भाषा को अर्जित करना, जहाँ पर हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप भाषा सीखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौशल। भाषा के जो कौशल हैं, यानी कि लैंग्वेज स्किल्स हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इंग्लिश पेडागोजी में भी एज इट इज़ आपसे पूछा जाता है, वहाँ पर बस आपको ट्रांसलेट कर देना है। वहाँ पर हो जाएंगे कि ये जो हमारा लैंग्वेज स्किल्स हैं, ये 4 प्रकार की होती है। कौन सी? SPCF नहीं, LSRW। ठीक है, LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग।
वही सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इंग्लिश में भी याद रखिएगा और हिंदी में भी, क्योंकि इंग्लिश में याद रखेंगे तो इंग्लिश पेडागोजी में काम आएगा, हिंदी में याद रखेंगे तो हिंदी पेडागोजी में काम आएगा। तो पेडागोजी सेम है, बस आपको ट्रांसलेट कर देनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा आज का हिंदी पेडागोजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आज आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में अदर जो क्लासेस चल रही हैं आप उन्हें भी ज्वाइन करिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीटेट की क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।